स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तो काफ़ी लंबे अरसे तक मैं समझता हूँ तकरीबन 7-8 साल तक कुछ इस तरह का माहौल रहा जी, कि हवाओं में राजनीतिक हवाओं में मोदी के अलावा किसी और व्यक्ति का नाम ही नहीं आता था। जी, जी, जी। ऐसा लगता था कि मोदी जी स्थायी भाव से लोगों के राजनीतिक मानस और उनकी राजनीतिक पसंद पर हावी हो चुके हैं और जी, उन्हें बहुत मुश्किल है उस जगह से हटाना। जी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं जी, कि मोदी जी जगह खाली करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी, और हवाओं में उनके साथ उनका नाम भी है, उनके साथ-साथ एक और व्यक्ति का नाम है, जिसका नाम है जी, राहुल गांधी। जी, ये सवाल व्यक्तिगत पसंद-नापसंद का नहीं है, मैं राहुल गांधी से कभी नहीं मिला और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि शायद कभी उनसे मुलाकात होगी, मेरा जी, स्वभाव नहीं है नेताओं से मिलने का। जी, जी, जो राजनीति में घटित हो रहा है उसको देखना, समझना, उसको रेखांकित करना और जी, उसके अर्थों के ऊपर विचार करना, उस पे बहस करना, यही तो मेरा काम है और आपका भी काम है। जी, तो ये जो एक जो स्पेस केवल एक ही व्यक्ति के पास था, आज उस जी, स्पेस में 2 व्यक्ति हैं और दोनों एक-दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं। मेरी अपनी समझ है, उसमें जो पहले से उस स्पेस पे जो व्यक्ति हावी था, उसका जी, ग्राफ नीचे गिर रहा है और दूसरे व्यक्ति का ग्राफ धीरे-धीरे ही सही, लेकिन ऊपर उठ रहा है। तो राहुल गांधी की ये जो इमर्जेंस है, राहुल जी, गांधी का ये जो उभार है मतलब जो है, जी, इसको अभी तक ठीक से इसका अध्ययन नहीं किया गया है और जी, अभी भी इस पे तरह-तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, इसको कमतर बताया जाता है, उनकी जी, टाँग खिंचाई भी अभी जारी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो काफ़ी वो समय हो चुका है, जब हम इस मामले में हस्तक्षेप करें जी, और ठीक से राहुल गांधी की शख्सियत को कोट करें। शीतल जी। आपने बहुत ज़रूरी और आजकल बहस तलब ये विषय है। हुँ, बहुत सारे विद्वान इस पर अपनी-अपनी हिसाब से मीमांसा कर रहे हैं। अभी गुहा साहब ने भी एक लेख लिखा है हुँ, और बहुत सारे लोग ऐसे विद्वान हैं जो राजनीतिक परिस्थितियों की विवेचना करते हैं, वो इसको अपनी तरह से देख रहे हैं। हम आप भी देखते ही हैं और आपने ये मौका दिया कि हम इसकी जो हम समझते हैं उस तरह से मीमांसा करें, उसके लिए जी, आपको धन्यवाद। देखिए कांग्रेस जो है 2019 में 2009 में एक्चुअली वो करीब-करीब 29% वोट पर थी भारत में हुँ, और उसके बाद उसका पतन होना शुरू हुआ, 14 में वो चुनाव हारी, फिर 19 में हारी, 2024 में थोड़ी उसकी वापसी हुई लेकिन बहुत दूर थी फिर भी। अभी वो करीब 22% वोट पर 21-22 के बीच कहीं है। क्योंकि बहुत सारी सीटों पर वो समझौते में होती है, इसलिए वो बिल्कुल सही आकलन नहीं हो पाता। उसका अपना मत प्रतिशत तो 19-21 करीब कुछ होता है, 19 दशमलव कुछ, लेकिन वो एवरेज एक निकालने के हिसाब से वो करीब 22% मतों पर देश में है। यानी पांचवा आप कह सकते हैं, हर पांचवा भारतीय जो है हुँ, राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को पसंद करता है। हुँ, ये वो कांग्रेस है 2004 से 2024 तक, जो अब 26 में विधानसभाएं लड़ रही है, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस के केंद्रीय व्यक्तित्व है। हुँ, वो उसके अध्यक्ष भी रहे, अब अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस की बात होती है तो राहुल गांधी पर ही जाके टिकती है और सब जगह से वो राहुल गांधी में जाके समा जाती है। उसके जो भी कारण हैं बहुत सारे, उन पर गए बिना, चूंकि उन पर हजारों बार, सैकड़ों बार हम लोग बातें कर चुके हैं और उन पर दूसरे लोग भी बातें कर चुके हैं, तो उस अतीत में गए बिना हम इस पूरी स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं कि आज 2026 में जब आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो राहुल गांधी नाम का व्यक्तित्व जो है उसकी क्या उपस्थिति कैसी है, उसके सामने संभावनाएं क्या है और जो कुछ वो कर रहा है उसकी हम कैसे मीमांसा कर सकते हैं। तो एक एक करके इन चीज़ों को लेते हैं। उनके सामने जो मूल चैलेंज है वो ये है कि अब उनका संगठन जो है, जो कांग्रेस का संगठन हुआ करता था, वो धराशायी मान लीजिए उसको। वो संगठन उस हाल में नहीं है, कुछ राज्यों को छोड़कर, जिन राज्यों में वो अभी भी सफल है। दक्षिणी राज्य हैं उसमें, एक आध उत्तर भारत में भी हैं, जैसे हिमाचल में है वो, अभी सरकार में भी हैं। पंजाब में वो हैं लेकिन सांगठनिक रूप से बड़े होते हुए भी खराब हालत में है, उसके उनके बहुत सारे कारण हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब में उनकी भारी उपस्थिति है, लेकिन वो सफलता की कुंजी नहीं बन पा रही है। उनका अच्छा खासा मत प्रतिशत है, यहाँ समर्थन है उनका,
कांग्रेस के पक्ष में जो बात है, जो राहुल गांधी के पक्ष में भी जाती है, कि उनको अन्य किसी से कोई चैलेंज नहीं है। यानी जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है वो अपनी जगह है, लेकिन उसके सामने सिर्फ वही मिलते हैं। क्योंकि और जिसको भी हमने सामना करने की कोशिश की या जिसने खुद को अपने को प्रस्तुत किया इसके लिए, उनमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दो नाम हमारे सामने आते हैं। हम जानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी में बदला, लेकिन जितनी तेजी से उनका उत्थान हुआ उतनी ही तेजी से उनका पतन शुरू हुआ, और बहुत तेज उनकी गिरावट की वजह से अब वो बिल्कुल इस पंक्ति में कहीं भी नजर नहीं आते। और अब उनकी कुल सफलता ये रह गई है कि अगर पंजाब का चुनाव वो बचा सकें जो 2027 में ड्यू है, तब उनकी पार्टी के लिए एक स्थिति रहेगी। और अगर वो बंगाल की तरह, जैसे ममता बनर्जी हैं जो चुनाव हार गई, अगर वो चुनाव 2027 का पंजाब में नहीं जीते तो वो भी लगभग उसी हाल में होंगे जहां आज ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी भी एक चैलेंज कही जाती थी। कई राष्ट्रीय नेताओं ने, शरद पवार जैसों ने उनका नाम एक बार इंडिया गठबंधन को नेतृत्व करने के लिए उछाला था। उस सब की वजह ये थी कि उनके पास बंगाल था, वो बंगाल में अनवरत जीत रही थी, और लोकसभा और विधानसभा दोनों में उनके पक्ष में सफलताएं थी। उनको 46 से 48% के आसपास वोट मिल रहा था। तो ये सब सफलताएं लेकर उनके बारे में बहुत सारी इस तरह की धारणा बन जाती थी, और पॉलिटिकल कारण होते हैं बहुत से इस तरह का नाम उछालने के पहले, और उन कारणों की वजह से उनको बार बार ये मौका मिला कि उनको केंद्रीय स्तर पर खड़ा किया गया। ये सब कुछ किया गया जिसमें राहुल गांधी निशाने पर थे। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है। जब ममता बनर्जी का नाम केंद्र में उछाला गया तब भी निशाना राहुल गांधी था कि वो राहुल गांधी को विड्रॉ कराना चाहते थे। सत्तारूढ़ दल तो राहुल गांधी को रोकना चाहता ही है। उसने तो इस पर बहुत बहुत प्रयत्न पूर्वक, बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से, बहुत सारा रुपया पैसा लगा के और एक बहुत बड़ी टोली को लगा के ये काम किया था, जिसको खुद राहुल गांधी भी कई बार अब कह चुके हैं और उनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं कि उनके व्यक्तित्व को नष्ट करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उनको पप्पू साबित करने की कोशिश की गई। जबकि चूंकि हम आप तो बाहर भी गए हैं, जहां गए और लोगों से जब बात हुई दुनिया में, तो हमने पाया कि हमारे प्रधानमंत्री, जिनकी इस समय भारत में तो भाई कही जा सकती है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो, और कई अंतर्राष्ट्रीय मंच भी उनको दुनिया के सबसे लोकप्रिय भी बताते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की हैं जो किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं की भारत के, और उनका देशी विदेशी सारा जो प्रचार तंत्र है उस जैसा दुनिया में शायद किसी के पास होगा। तो उतनी सफलताओं के साथ उनको भी हम पाते हैं कि वो हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं हैं, सवाल वो लेते नहीं हैं, और वो ज्यादातर बार हमने पाया है, और अब तो 100% होने लगा कि वो हिंदी के भाषण भी टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं। इसकी तुलना में जब राहुल गांधी, जो पप्पू कहे गए थे, जिनको एक बहुत बड़ी आबादी पप्पू कह के हंसा करती थी, जब राहुल गांधी को आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विद्यार्थियों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध यूनिवर्सिटीज में, अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के बीच, भारत में भी बाहर भी, अगर वो अंग्रेजी में अपने को व्यक्त कर रहे हो जो उनकी मूल भाषा है, तो हम पाते हैं कि उनके कॉन्फिडेंस की, उनकी बातचीत की क्वालिटी की, और उनकी बहस तलब होने की और सवालों को लेने की जो क्षमता है, निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें कहाँ टिकते हैं। तथ्यगत रूप से तो नहीं टिकते, प्रचारगत रूप से वो बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह से जो दो अन्य हैं जो उनके चैलेंजेस थे, चाहे वो केजरीवाल के रूप में हो या ममता बनर्जी के रूप में, हमने कुछ और नतीजों से क्या पाया कि केजरीवाल साहब जिन आदर्शों को लेके आए और जिसकी वजह से उनकी असाधारण लोकप्रियता एक समय में पैदा हुई, कैसे उन्होंने ऐतिहासिक तौर पर दिल्ली के 3 चुनाव जीते, और वो निश्चित तौर पर एक धूमकेतु की तरह उभरे थे। लेकिन हमने पाया कि जो मतलब मटेरियल चीजें होती हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा खान पान, हवाई जहाज पे उड़ना, लोगों से न मिलना, एक उसमें काकस में रहना, ये सब जिन चीजों की वो आलोचना करते हुए वहां पहुंचे थे जहां वो पहुंचे, उन सब चीजों ने उनको घेर लिया था।
और वो उन्हीं चीजों से फिर शहीद हुए। शहीद कहना शायद ठीक नहीं होगा, उन्हीं चीजों से उनकी राजनीति शहीद हुई, मैं ये कहूंगा। तो ये जो स्थिति आई ममता बनर्जी के साथ उल्टा था, क्योंकि उनके पास सफलताएं थी तो हर आदमी उनको पेश करता था, सोचता था जैसे वो बंगाल में सफल है वैसे ही दिल्ली में सफल हो सकती है। उन्होंने भी कई बार अपना हैट उछाला, लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं? जिन आंकड़ों से हम राहुल गांधी को भी कसेंगे, उन्हीं आंकड़ों से हम उनको भी कसना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर पूर्व के हर राज्य में, जो बंगाल के चारों तरफ है, चुनाव लड़ा। अभी अभी उन्होंने असम में भी चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी को शायद 1% के आसपास वोट मिला है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह पूर्वोत्तर में उन्होंने कोशिश की, वो कहीं नजर नहीं आई। वो गोवा चली गई लड़ने, उस पर उन पे बड़े आरोप लगे। उनका जो हमारे यहाँ जो बॉन्ड की लिस्ट निकली थी जिसमें पार्टियों को चंदा दिया गया था, हमने पाया कि एक संदिग्ध पार्टी ने चेन्नई से उनको ऐतिहासिक चंदा दिया हुआ था, यानी सैकड़ों करोड़ में। तो उनकी जो एक दूसरी छवि थी कि वो सूती साड़ी में रहती हैं और चप्पल पहन के चलती हैं, उस आंकड़े के सामने वो छवि जो है, आप कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं? और फिर आया कि उनका भतीजा या भांजा जो है, जिसके साथ वो ज्यादा, जो उनके साथ ज्यादा रहता है, जो उनकी राजनीति का दावेदार भी हो गया है। फिर हमने पाया कि वो परिवार वाला सवाल भी उनके साथ है। उसको बढ़ाने की कोशिश में उसके ऊपर बहुत सारे आर्थिक मामलों के अपराध कम से कम आरोप के तौर पर सामने आए। और उनकी पार्टी में तो फिर असंख्य नेता इस तरह के निकले, किसी के यहाँ 50 करोड़ निकल रहा है, कोई टीचर्स भर्ती में पैसा ले रहा है, कोई पुलिस भर्ती में पैसा ले रहा है, कोई किसमें नहीं। और तमाम चिटफंड कंपनियों के घोटाले सब बंगाल में, और सब के जो सूत्र थे वो कहीं जाके उन्हीं से मिलते थे। तो उनकी सूती साड़ी और चप्पल पहनने की छवि ने उसका सामना करने में असफल होती चली गई। और अभी जो है हमारे सामने नतीजा है, भले ही उसके बहुत सारे कारक हैं, जिस तरह से प्रेजेंट डिस्पेंसेशन चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह से कोर्ट्स में सुनवाइयां अजीब तरह से हो रही हैं, जिस तरह से हमारी जो प्रचार वाहिनी है मीडिया वगैरह की, वो किसी राज्य पर जब चुनाव लड़ने जाती है तो हमला करती हुई मिलती है, सब चीजें हैं। लेकिन ये सब चीजें कांग्रेस के लिए भी हैं, ये सब चीजें आम आदमी पार्टी के लिए भी हैं, ये सब चीजें हर विपक्षी दल के लिए, और ये सबके लिए एक से बढ़कर एक प्रयोग करती हुई मिलती है। तो राहुल गांधी को भी आपको इसी पैमाने पे तोलना होगा। इस पैमाने में जब आप तोलते हैं तो आज आपके सामने क्या है? 7 राज्यों में या तो वो सीधे स्वयं सत्ता में है या सहयोगियों के साथ सत्ता में है, और 7 ही राज्यों में, ये सब बड़े राज्य भी हैं, इसमें वो सीधे विपक्ष है। ये ताकत नंबरों की पार्टी है। यस, ये जो 14 राज्यों में उनकी जो उपस्थिति है, इतनी बड़ी उपस्थिति उनको चुनौती देने वाली ममता बनर्जी या क्या नाम अरविंद केजरीवाल के आसपास भी नहीं है। ये सब कहीं है ही नहीं। मोटे तौर पर देखें तो कांग्रेस को करीब 15 करोड़ 14-15 करोड़ वोट मिल रहा है इस देश में, बीजेपी को 24-25 करोड़ वोट मिल रहा है। लेकिन ये जो कथित चैलेंजर है, इनमें से कोई 4 करोड़ भी नहीं पहुंचता, 3 करोड़ 2 करोड़ भी पहुंचते हैं मुश्किल से। तो ये राहुल गांधी के लिए चुनौती कैसे बन सकते थे? लेकिन मीडिया में और बहुत सारे विश्लेषकों ने इसके बावजूद इन लोगों के बारे में काल्पनिक पड़तालें की, इन लोगों को काल्पनिक तौर पर राहुल गांधी के सामने खड़ा करने की एक, आप कहें, जिद्दी कोशिश की या गलत कोशिश की या प्लान्ड कोशिश की। इन सब चीजों ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की है। अब राहुल गांधी की जो अपनी समस्याएं हैं, मैं उन पे आता हूं। उनका जो संगठन है, जिस तरह से था वो धीरे धीरे एक दक्षिणपंथी संगठन में बदल चुका था, जिसमें वो सारी बीमारियां थी जो दक्षिणपंथी राजनीति सोच समझ का आधार बनती, जिसमें समझौतावाद बहुत बुरी तरह से होता है, बेहद करप्शन होता है, और आप कह सकते हैं यथास्थितिवाद उसका नायक हो जाता है, कोई विचार नहीं रह जाता। तो एक विचार विहीन और समाप्त होते संगठन वाली एक पुरानी पार्टी के नेता के तौर पर 2004 में राहुल गांधी को हमने चीजों को संभालने की जिम्मेदारी लिए हुए पाया। उनके पारिवारिक जो परिस्थिति है उसमें उनकी बहन को भी बार बार उनके सामने खड़ा करने की कोशिश हुई, लेकिन उनके परिवार में इस मामले में, वो 3 लोगों का जो परिवार बचा है, इस मामले में असाधारण सहमति नजर आती है कि इस कंट्रोवर्सी को कभी कोई ऐसा बल नहीं मिला कि उस बल से कोई आदमी सोच डिमांड रहती है, जो इसकी डिमांड करती रहती है, उनके में भी और बाहर भी,
कि वो उनकी बहन को यानी प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से ज्यादा योग्य ठहराते हुए उस परिवार में विघटन करा सके। ये काम भी साथ साथ चलता रहता है। तो ये भी एक चुनौती है जो राहुल गांधी के सामने है। तो पहली बात संगठन, दूसरा ये इशारे में कि परिवार में इस तरह की कोशिश जो असफल है लेकिन उपलब्ध है। दूसरी उनकी समस्या है कि अब दुनिया भर में आर्थिक स्थितियों ने वो स्वरूप लिया है जिसमें बहुसंख्यकवाद की राजनीति को जगह जगह राजनीति के प्रथम टूल के तौर पर तैयार करके लोगों ने सफलताएं हासिल की। भारतीय दक्षिण पंथ ने भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस मामले में ऐतिहासिक ऊंचाइयां हासिल की और लगातार बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की। अभी तक वो क्रम जारी है, राज्यों में हम उसको लगातार घटते हुए देख रहे हैं। उन्होंने सारे संस्थानों को अपने अधीन कर लिया है। उन्होंने ये व्यवस्था कर ली है कि जो भी विपक्ष की राजनीति करेगा, कोई भी, उसके लिए राजनीति करना, वो लेफ्ट हो, राइट हो, मिडवे हो, जेनजी वाला हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमारा जो पूरा वातावरण है वो मौके नहीं देता, मौके छीन लेता है। उसको कोई चंदा देने नहीं आएगा, चंदा देगा तो वो जेल जाएगा चंदा देने वाला। उसको कोई सभा करने की परमिशन लेने में पसीने आ जाएंगे, वो प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। उसके लोगों के यहाँ लगातार एजेंसियां छापे मारती रहेंगी। उनके जो भी इस तरह के स्रोत होंगे जिनकी वजह से वो कहीं भी ताकतवर, उनके अगर मुख्यमंत्री होंगे चुने हुए तो उन पर केस हो रहे होंगे, उनका स्टाफ जेलों में हो रहा होगा, उनके विधायक मंत्री जेलों में होंगे। इन सब चुनौतियों के साथ आज विपक्ष की राजनीति करने का वक्त है, जब हम राहुल गांधी के बारे में ये आकलन कर रहे हैं। ऐसे में हम पा रहे हैं कि 55 घंटे ईडी के इन्वेस्टिगेशन में बैठाए गए राहुल गांधी को हम इन सारी चुनौतियों के बीच 21-22% वोट पाते हुए देख रहे हैं। और पिछले अब 2 चुनावों से हम उनके धीरे धीरे व्यक्तित्व की भी और वोट प्रतिशत की भी और समर्थन के भी धीमे धीमे लेकिन विकास क्रम को देख रहे हैं। अब मैं इसको बहुत स्लोली देखने की कोशिश कर रहा हूं बहुत से राज्यों में, और इसलिए ये मैं राज्यों का आंकड़ा बार बार दे रहा हूं कि अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें यस, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, ये 5 राज्य, और उत्तर पूर्व में छोड़ देता हूं क्योंकि उत्तर पूर्व दिल्ली की ओर देखता है। आज दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता होती तो उत्तर पूर्व के सारे राज्यों में तिरंगा लहरा रहा होता, कांग्रेसी तिरंगा, पंजा छाप वाला। लेकिन आज नहीं है तो वहां भगवा लहरा रहा है। तो वो एक मैं उसको नहीं ले रहा हूं, मैं उन राज्यों को ले रहा हूं जहां राजनीति में होने से चीजें इस देश में प्रभावित होती हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये वो क्षेत्र हैं जो राहुल गांधी के लिए सबसे कठिन है, राहुल गांधी और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के लिए। और ये वो क्षेत्र है जो इस समय जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसके सबसे अनुकूल हो गए। इसमें आसाम को भी जोड़ लीजिए। तो ये जो परिस्थिति है इसका सामना करने का अभी मेरे पास कोई ये जवाब नहीं है कि राहुल गांधी के पास इसका कोई जवाब कि जिसका मैं आकलन कर सकूं। राहुल गांधी अभी इसमें भूल भुलैया चल रही है। कभी सोचते हैं कि वो अलायंस की पॉलिटिक्स करें कि न करें, कभी वो अलायंस करके चले जाते हैं, उसमें कभी सफलता भी मिलती है। 2024 में इसमें से कुछ जगहों पे उनको, जैसे उत्तर प्रदेश में सफलता मिली थी, लेकिन फिर उनकी पार्टी में ये विचार आता है कि वो अगर अलायंस में जाया करते हैं तो उनकी पार्टी नहीं बढ़ पाती और दूसरे लोग उनकी ताकत पे बढ़ जाते हैं, और वो हमेशा फिर उसी स्थिति में रहेंगे कि भाई जो वहाँ निर्णायक है वो उनको कटोरे में कितनी भीख देता है कि नहीं देता। इन राज्यों में उनकी परिस्थिति ये है जिसका वो आज की तारीख में मेरे आकलन के हिसाब से वो अभी इनका निदान नहीं कर पाए। उड़ीसा में उनके लिए चांस है, लेकिन उड़ीसा में उस चांस का उपयोग करती हुई उनकी पार्टी मुझे नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल में उनके लिए अब चांस बना है, लेकिन अगर वो पीछे रह जाएंगे तो वामपंथी उस जगह को भरेंगे जो विपक्ष के नाम से वहां पैदा हो गई है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अब वहां ढहना शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस या विपक्ष की जो भी गैर राइट विंग की राजनीति बंगाल में है, वो राजनीति का आधार वहां 28% के आसपास मुस्लिम समाज का वोट है। वो समाज जब किसी ओर झुक जाता है तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जब वो वाम मोर्चे के साथ था तो वाम मोर्चा के लिए सफलता की एक से एक कहानियां पैदा हुई, और जब उसने वाम मोर्चा का साथ छोड़ा तो वो पता चला कि तृणमूल कांग्रेस में बदल गया और तृणमूल कांग्रेस की सफलता की कहानियां शुरू हो गई।
लेकिन जो वर्तमान डिस्पेंसेशन का राइट विंग है इस समय, मोदी जी और शाह वाला, इसने एक नई परिस्थिति सबके सामने पैदा कर दी है। वो ये है कि आप मुस्लिम वोट की बात करते रहिए और उसी के साथ समाप्त हो जाएंगे। हम मेजॉरिटी वोट्स में अपने लिए मेजॉरिटी पैदा कर लेंगे। उन्होंने किया और वो करते जा रहे हैं, और लगातार ये करके वो मुस्लिम वोट्स की इस तरह की जो उपादेयता थी, जो कहीं कहीं ब्लैकमेल के लेवल तक जाती थी, वो गई, शाहबानो वाले मामले में गई थी, और बहुत सारे मामलों में राज्यों में हमने उसको ऐसे घटते हुए देखा, वो खत्म हो गई। तो ये एक नई परिस्थिति है। इसकी चुनौती का सामना करने के लिए आज जो भी है, और जाहिर है कि अगर राहुल गांधी के बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे अभी राहुल गांधी के पास इसका क्या जवाब है ऐसा बहुत विस्तारित तौर पर इन क्षेत्रों में नहीं मिलता, न उनकी पार्टी का मिलता है। अभी उन्हें यहाँ संगठन भी बनाना है, एजेंडा भी बनाना है। नेशनल लेवल पर उन्होंने जरूर एजेंडा तय किया। वो क्या है? क्योंकि देश में बहुसंख्यकवादी राइट विंग की पार्टी अब सीधे सीधे सत्ता में पूरी प्रचंड सामर्थ्य के साथ मौजूद है, तो स्कोप ही बचता है कि लेफ्ट टू सेंटर पॉलिटिक्स की जाए। उन्होंने उसे ऑप्ट किया है। साथ ही उन्होंने एक और चीज ऑप्ट की है जो भारतीय राजनीति की विशेषता है और जो भारत में ही इस तरह से उपलब्ध है। उसके प्रतिरूप थोड़े बहुत हैं दुनिया में, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। वो है हमारी जाति व्यवस्था के कारण पैदा हुई एक राजनीतिक परिस्थिति, जिसमें सवर्ण जातियों और पिछड़ी जातियों और दलित जातियों के बीच अनवरत एक संघर्ष चल रहा है, एक सामाजिक संघर्ष विद्यमान है। और वो संघर्ष कहीं धीमा है, कहीं तेज है, लेकिन वो उपलब्ध है, और उसको बार बार राजनीतिक रूप से इनकैश करने की कोशिश करते हुए, राजनीतिक प्रयोग होते हुए हमने देखे हैं। लोहिया जी के जमाने से पिछड़े पांव में 100 में 60 वगैरह वगैरह, और पता चला कांग्रेस के विरुद्ध नॉर्थ में और मध्य में वातावरण पैदा हो गया था, बहुत सारी राज्यों की सरकारें पलट गई थी, फिर जनता दल वगैरह बना, फिर उसके बाद मंडल कमीशन। ये एक राजनीति है जिसने बहुत सारे नए नायक पैदा किए, लेकिन केजरीवाल की तरह ही उनमें बहुत सारे वो दुर्गुण थे जिनकी वजह से वो उन सफलताओं को डीएमके एडीएमके की तरह, जैसा तमिलनाडु में एक लंबे समय उन्होंने किया, वैसा कर पाने में उत्तर में और मध्य भारत में असफल रहे। राहुल गांधी इस स्पेस को अपने पास खींचना चाहते हैं, और वो इस समय सामाजिक न्याय के सवालों को बड़ा कर रहे हैं। इससे जो उनकी पुरानी पार्टी है, जो सवर्णों से आच्छादित है, वो असहज है, बहुत असहज है, और इसीलिए इनके बहुत सारे इस तरह के मामलों को वो इको भी नहीं करती। इनके तमाम मुख्यमंत्री इनके इस तरह के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते, और इनके तमाम नेता भी नहीं देते अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। अब एक्चुअली वो इससे असहमत है, लेकिन राहुल गांधी इसमें जिद करके आ रहे हैं। और अगर पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई स्पेस बचा नहीं है विपक्ष के लिए। आज अगर ममता बनर्जी और केजरीवाल की नेशनल एक्सेप्टेंस नहीं है, वो भी इसलिए है कि उनके पास भी इस दक्षिणपंथी राजनीति के जवाब में की जाने वाले स्पेस की कोई राजनीति नहीं है। इन सवालों पर वो गोलमोल है जी, और वो लगभग वैसी ही राजनीति करना चाहते हैं जैसी पहले वाली बीजेपी करती थी, जो गांधीवाद को भी आदर्श बताती थी, और ये और बात है कि उसके समर्थक गांधी जी के हत्यारे को अपना आदर्श बताते हैं। तो ये जो दुविधा में वो लोग हैं, इसलिए वो इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए भी ये मामला राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है। ये सही है कि कठिनाइयां और चुनौतियां ऐसी हैं जिनका अभी हल प्रस्तुत करते हुए, जैसे शैक्षणिक सवाल का हल प्रस्तुत करते हुए राहुल गांधी कभी झलक देते हैं, जैसे अभी उन्होंने केरल में किया मुख्यमंत्री के चुनाव में, या कर्नाटक में किया मुख्यमंत्री के बदलाव में, लेकिन हम उन्हें पंजाब में उस तरह से बहुत सफलतापूर्वक इस तरह की कोई चीज करते हुए नहीं पा रहे हैं। हम उन्हें उड़ीसा में नहीं पा रहे हैं, हम उन्हें उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं पा रहे हैं। अभी बहुत सारी जगहों पर वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। राजस्थान में भी उनके सामने एक भीषण समस्या है। हालांकि उनकी पार्टी वहां बहुत अच्छा परसेंटेज वोट भी ला रही है, बहुत अच्छा लड़ रही है, इस समय सड़क पे भी जम के लड़ रही है, लेकिन वहां दो नेताओं के बीच जो संग्राम है उसका वो ऐसा हल नहीं कर पा रहे हैं जैसा हल अभी उन्होंने कर्नाटक में कर लिया। ऐसा ही उड़ीसा में है हाल, ऐसा ही इधर मेरा ख्याल है इन सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब में, और ये आपका झारखंड, इन सब में जहां वो रनर अप है, जहां उनको मौका है अपने, या बंगाल भी मान लें आज का, इसमें अभी उनको बहुत कुछ करके दिखाना है।
जी शीतल संगठन जी, के बहुत आपने जो वक्तव्य दिया, जो विश्लेषण किया, मैं उससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बातों को मैंने पसंद किया और बहुत गहराई में जाकर और विस्तार से आपने ये अपना परिप्रेक्ष्य रखा। अब इसमें एक चीज जो इसमें जुड़ जाएगी अगर और आप उसके ऊपर अपनी बात कह देंगे, तो ये जी वक्तव्य पूरा हो जाएगा। आपको ध्यान होगा जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, जी उसका जो आखिरी हिस्सा था, जी उस आखिरी हिस्से में देश के बड़े-बड़े पूंजीपति जी कांग्रेस के मनमोहन सिंह के विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम की प्रस्तावना कर रहे थे। उसमें अनिल अंबानी सबसे आगे थे। उन्होंने ही कहा था नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट में कि राजा हो तो ऐसा हो, मतलब हमारा आगे का प्रधानमंत्री ऐसा होगा। बिल्कुल तो भारत की कारपोरेट पूंजी थी, वो नरेंद्र मोदी के नाम को प्रस्तावित कर रही थी हर तरीके से। जी और बाद में जो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर आविर्भाव हुआ चुनाव जीतकर, जी उसमें उस भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो सब चीजें ठोस रूप से कोई साजिश नहीं थी, बल्कि खुल के कर रहे थे वो जी लोग तो खुल के कह रहे थे। तो पहली बात तो ये है कि जो अ, राहुल गांधी का जो उभार हुआ है उसमें कारपोरेट पूंजी की कोई भूमिका नहीं है। कम से कम अभी तक निकल के तो सामने नहीं आया। कोई भी ऐसा कारपोरेट घराना नहीं है जिसने कभी भी कांग्रेस के पिछले लंबे अरसे से, कम से कम पिछले 10 साल से कांग्रेस के प्रति कोई हमदर्दी दिखाई हो, कोई उनके पक्ष में कोई बात कही हो, कुछ भी नहीं। एक बार ज़रूर जब वो 240 सीटें रह गई थी, तो एक बार ज़रूर रिलायंस वाले लोग जो हैं मालिक लोग गांधी परिवार में गए थे अपनी बेटी के या किसी अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने के लिए। निमंत्रण दे हाँ, हालाँकि राहुल गांधी ना वहाँ मौजूद थे और ना वो उस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, ना वो वहाँ गए, वो अलग बात है। लेकिन उनकी तरफ से एक कोशिश थी कि भाई इनके साथ भी संबंधों को दुरुस्त किया जाए। मतलब राहुल गांधी के साथ कारपोरेट पूंजी का समर्थन नहीं है। जी जो ग्लोबल ताकतें हैं जिसमें अमेरिका खास तौर से प्रमुख है, उसकी तरफ से भी कांग्रेस के समर्थन में या राहुल गांधी के प्रति कोई हमदर्दी की खबर हम लोगों को कम से कम मुझे नहीं मिली है कि उधर से कोई हो। कि भारत में विपक्ष मजबूत हो रहा है, राहुल गांधी अब विपक्ष के बाकायदा संवैधानिक दृष्टि से सिक्काबंद नेता हैं, वो भी नहीं आई है। देश की जो ऊंची जातियां हैं, जो सब जगह सत्ता की बागडोर जिनके हाथ में रहती है, वो भी कांग्रेस के प्रति हमदर्दी नहीं रखती और राहुल गांधी के प्रति हमदर्दी रखते हुए मोटे तौर पर दिखाई नहीं पड़ती। कहीं कहा स्थानीय समीकरणों के तहत उनके वोट भले ही कांग्रेस को मिल जाएं, लेकिन कोई इस तरह का नहीं है। तो इसका मतलब राहुल गांधी का जो उभार है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। वो देश में पर्दे के पीछे सत्ता की बागडोर संभालने वाली शक्तियों दम पर नहीं है। राहुल गांधी, ये बहुत बड़ा श्रेय है जो उनको दिया जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। मैं इससे थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, ये सही है कि राहुल गांधी ने लेफ्ट टू सेंटर वाली पॉलिटिक्स को अंगीकार किया है। वो नाम लेके इस देश के दो बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट घरानों का नाम लेके उल्लेख करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन उनकी जो राज्य सरकारें हैं उनको हमने बार बार पाया है कि वो इन घरानों से संबंध भी रखती हैं, व्यावसायिक इनके लिए फैसले भी करती हैं, कई मामलों में पक्षपात तक करती हैं। और इससे ये लगता है कि ये राहुल गांधी अपने स्तर पर तो वो इस तरह का क्रांतिकारी विचार रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टी चलाने के लिए कुछ बहुत जरूरतें होती हैं। इतनी बड़ी देश की ये सबसे बड़ी पार्टी है, वो एकाएक सारी बुर्जुआजी को लात नहीं मार सकती, ये पॉसिबल नहीं है। वो चीज उनके लिए प्रैक्टिकली संभव नहीं है। और जिस तरह, लेकिन वो ये सवाल बड़े करते हैं और वो संवैधानिक शुचिता के, लोकतांत्रिक ढांचे के, संस्थाओं की स्वायत्तता के, ये जो जरूरी सवाल हमारी राजनीति के हैं, इनको लेके ईमानदारी से प्रस्तुत होते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। और मैं ये उनके बारे में आपकी इस धारणा से मतलब एक अलग राय रखते हुए भी इस बात पर सहमत हूं कि वो क्रोनी कैपिटलिस्ट अप्रोच के विरुद्ध साफ साफ अपने को खड़ा करते हैं, नाम लेके खड़ा करते हैं, और इसकी कीमत भी चुका रहे हैं वो, क्योंकि जिनके यहाँ से न्योता आता है, उनका जो टीवी चैनल्स हैं उनके सारे, वो राहुल गांधी की बखिया उधेड़ने में और इस देश में सांप्रदायिक ज्वार पैदा करने में 24 घंटे लगे हुए हैं, जो राहुल गांधी की राजनीति और अस्तित्व के लिए बुनियादी खतरा है। तो इन दोनों चीजों के साथ साथ हम राहुल गांधी को पाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये सब चीजें मिलजुल के जो अभी हमारा परिदृश्य है, इसमें संभावनाएं जगाती हैं।
और शायद अभी हम इससे ज़्यादा अब कुछ कहना ठीक भी नहीं होगा। अभी हमें अनेकों बार उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन करना होगा और जी। ये एक फिलहाल की स्थिति में हमारी राय है। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। बहुत आपने विस्तृत और गहन और सभी बहुपक्षी, बहुमुखी नहीं, विश्लेषण किया, जो बहुत ज़रूरी है। मैं शुरू में ही मैंने कहा था कि राहुल गांधी को हम किस तरीके से देख रहे हैं, ये बताना नई परख के दर्शकों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, हम लोग आम तौर पर नरेंद्र मोदी की खूबियाँ और खामियों और आलोचनाओं वगैरह इन्हीं पे चर्चा ज़्यादा करते रहते हैं। राहुल गांधी का ज़िक्र होता है, लेकिन जिस तरह से आज आपने इस पूरे मसले को संबोधित किया है और तैयारी करके जिस तरह से आप बोले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये पहलू हम लोग बीच-बीच में जारी रखेंगे। आपने कहा भी है, कई बार अभी हमें उन्हें राहुल गांधी की शख्सियत को डिकोड करना पड़ेगा और इस वक़्त हवाओं में उनका नाम है, इसलिए उनके उनके बारे में चर्चा करनी भी ज़रूरी थी और इतना मेरे ख्याल से हम दोनों इस बात पे सहमत होंगे कि राहुल गांधी का हवाओं से नाम अभी गायब होने वाला नहीं है। अभी तो वो और ज़्यादा उसके अंदर अनुभूजें और प्रतिध्वनियाँ हम लोगों को सुनाई पड़ेंगी। नहीं, नहीं, अभी तो हवाओं में राहुल गांधी ही हैं। जी, जी। गायब होने का प्रश्न ही नहीं। जी, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्दी नमस्कार। मुलाकात होगी फिर से। ज़रूर, धन्यवाद।